आज का हमारा विषय है संधि प्रकरण। आइए बात करते हैं संधि के संदर्भ में कि संधि हम किसे कहते हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी का एक सूत्र है परः सन्निकर्ष संहिता। संधि का अर्थ है मेल, अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। और इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। यदि हम संस्कृत की परिभाषा की बात करें तो संस्कृत में कहा जाता है कि पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन सह उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति तत् संधि इति। एक बार इसे फिर से सुन ले। पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन सह उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति तत् संधि इति। पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पद के पहले वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाती है। तो ये तो संधि की सामान्य परिभाषा है। संधि कई प्रकार की है, जैसे माना जाता है स्वर संधि और व्यंजन संधि। तो चलिए स्वर संधि की हम बात करते हैं। स्वर संधि के अनेक भेद हैं। तो स्वर संधि के भेदों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्वरों का स्वरों के साथ मिलना, स्वर संधि किसे कहेंगे हम? स्वरों का स्वरों के साथ मिलना और उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है हम उसे स्वर संधि कहते हैं। और इसके मुख्यतः हम 8 भेद कर सकते हैं। वैसे तो सामान्यतः स्वर संधि के 5 ही भेद माने जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसके 8 भेद कर सकते हैं संस्कृत में। तो चलिए वो कौन कौन से 8 भेद हम कर सकते हैं इस पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि सबसे सरल संधि है, इसीलिए सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। और दीर्घ संधि के विषय में जो सूत्र प्रचलित है वो है अकः सवर्ण दीर्घ है, यानी अक प्रत्याहार। प्रत्याहारों के संबंध में हम फिर बात करेंगे। अक का मतलब है अ, ई, उ, री और ऋ। इससे परे सवर्ण अच होने पर पूर्व पर को दीर्घ होता है। यदि हम दीर्घ संधि की परिभाषा में जाते हैं तो इसकी परिभाषा है ऋस्व दीर्घ स्वर के बाद यदि वही ऋस्व दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाता है, दोनों को मिलकर दीर्घ स्वर हो जाता है। अब इसे अगर आप सामान्य तौर पर समझना चाहते हैं तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 2 शब्द हैं। प्रथम शब्द के पीछे वाला वर्ण यदि ए और आ है और दूसरे शब्द के पहले वाला वर्ण ए और आ है तो दोनों आपस में मिलकर दीर्घ स्वर बन जाएंगे, यानी दीर्घ आ बन जाएंगे। इसी प्रकार से यदि पहले पद में अंतिम वर्ण छोटी ई या बड़ी ई है और दूसरे पद का पहला वर्ण छोटी ई या बड़ी ई है तो दोनों मिलकर बड़ी ई की मात्रा बन जाएंगे। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जब हम उदाहरण देखेंगे तो हमें ये आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। दीर्घ संधि का सबसे सरल उदाहरण है विद्यालय। विद्या प्लस आलय। विद्या में अंतिम स्वर, जो अंतिम वर्ण के साथ स्वर जुड़ा हुआ है आ, और आलय शब्द में आ आता है सबसे पहले, तो दोनों आ मिलकर दीर्घ आ बना लेते हैं, तो ये शब्द हो जाता है विद्यालय। इसी प्रकार से पुस्तकालय, देवालय और भी बहुत सारे शब्द बनते जाते हैं। अब यदि हम उदाहरणों की बात करें तो इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे शश प्लस अंक बराबर शशांक। हमें संधि और संधि विच्छेद दोनों साथ साथ पढ़ने चाहिए। इसका कारण यही है क्योंकि प्रश्न पत्र में जब हमसे पूछा जाता है तो प्रश्न हमें 2 ही रूपों में पूछे जाते हैं। या तो हमसे कहा जाता है कि हम संधि जो दे रखी है उसका संधि विच्छेद करके लिखें और संधि का नाम लिखें, या फिर हमसे पूछा जाता है कि जो संधि युक्त पद दिया गया है
उसका विच्छेद करके आप लिखते हैं और संधि का नाम लिखते हैं, और दूसरे प्रश्न में आपको संधि विच्छेद दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसका समस्त पद लिखिए और संधि का नाम लिखिए। तो दो ही प्रकार के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। ज्यादातर परिभाषा में हमें नहीं जाना चाहिए, परिभाषा हमसे बहुत कम पूछी जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके उदाहरणों की। शश प्लस अंक बराबर शशांक, और हमें इसी तरह से याद करने हैं। जितने भी उदाहरण आपकी पुस्तिका में हैं या पाठ्य पुस्तक में हैं या फिर आप किसी गाइड इत्यादि से कहीं से भी आप पढ़ते हैं, तो आप इसी तरह से पढ़ें ताकि संधि युक्त पद और संधि विच्छेद दोनों साथ साथ पढ़ने पर आपको याद रहे कि इसका संधि युक्त पद क्या था और संधि विच्छेद हमने क्या किया था। तो चलिए देखते हैं। मृग प्लस अंक मृगांक, गौरव प्लस आस्पद गौरवास्पद, अन्न प्लस आगारम अन्नागारम, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, शिव प्लस आलय शिवालय, धन प्लस आदेशः धनादेशः, तव प्लस आशा तवाशा, च प्लस अपि चापी, दैत्य प्लस अरि दैत्यारी, एक आदेशः बराबर एकादेशः, कुसुम आकरः बराबर कुसुमाकरः, वाचन प्लस आलय बराबर वाचनालय, रत्न प्लस आकरः रत्नाकरः, विद्या प्लस आलय विद्यालयः, तथा प्लस अपि तथापि, देव प्लस आलय देवालय, महा प्लस अर्णव महार्णव। ये तो हुए आपके अ आ प्लस अ आ वाले शब्द जिनमें दीर्घ संधि होती है और ये दीर्घ स्वर बन जाते हैं। यानी एक तरफ ए और आ है, दूसरी तरफ भी ए और आ है, तो जब दोनों मिलेंगे तो दीर्घ आ बन जाएगा। अब हम उदाहरण लेते हैं। छोटी ई बड़ी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई बराबर बड़ी ई। तो इनके उदाहरण भी हैं, जैसे मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र। मुनि में छोटी ई की मात्रा है, इंद्र में भी छोटी ई की मात्रा है, और दोनों मिलकर बड़ी ई की मात्रा बन जाती है, मुनीन्द्र शब्द बनता है। इसी प्रकार से रवींद्र शब्द भी बनता है, रवि प्लस इंद्र। अब दूसरा शब्द है श्रीशः, श्री ईशः। श्रीशः बन गया। ये श्री में बड़ी की मात्रा है और ईशः में भी बड़ी की मात्रा है, तो दोनों मिलकर बड़ी की मात्रा बन जाती है। इसके बाद शब्द आता है इति इव। इतीव, इति में छोटी की मात्रा है और इव में भी छोटी ई आगे है, तो बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी, ये शब्द बन जाएगा इतीव। हरि प्लस ईश हरीश, लक्ष्मी प्लस ईश्वर है, दोनों तरफ बड़ी की मात्रा है और ये बड़ी की मात्रा ही रहती है, लक्ष्मीश्वर बन जाता है। अब हम आगे उदाहरण देखते हैं। छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ बराबर, ये दोनों मिलकर दीर्घ ऊ बन जाते हैं। ये कैसे बनते हैं उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे। भानु प्लस उदय, भानु में छोटे ऊ की मात्रा है और ऊ भी छोटा है, उदय में ऊ छोटा है, दोनों छोटे ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना लेते हैं और ये शब्द बन जाता है भानुदय। इसके बाद आता है लघूर्मी, लघु प्लस ऊर्मी। यहाँ पर लघु में छोटा ऊ है और ऊर्मी में बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर बन जाते हैं लघूर्मी। भू ऊर्ध्व भूर्ध्व, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है और ऊर्ध्व में भी बड़े ऊ की मात्रा है, लेकिन दोनों बनकर बड़े ऊ की मात्रा ही बन जाएंगे। अब है सु प्लस उक्ति। स में छोटे ऊ की मात्रा और इस तरफ भी ऊ है, छोटा ऊ है, दोनों मिलकर बन जाएंगे सूक्ति। चमू ऊर्ज है, दोनों मिलकर बनेंगे चमूर्ज है। वधु प्लस उत्सव, इसमें वधु में बड़े ऊ की मात्रा है और उत्सव में छोटा ऊ है और दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे
वधूत्सव है, यानी बड़े ऊ की मात्रा बन जाएगी। तो ये तो थे अ, ई और उ के उदाहरण। अब हम बात करेंगे री के उदाहरणों की। री में मातृ प्लस ऋणम मातृणम, होत्री प्लस ऋकार है होत्रिकार है, पितृ प्लस ऋणम पितृऋणम, और पितृ प्लस रिद्धि पितृरिद्धि। इस तरह से ये शब्द बन जाएंगे। यानी दीर्घ संधि में जो भी परिवर्तन के बाद संधि युक्त पद है उसमें दीर्घ मात्रा होती है। चाहे संधि विच्छेद वाले शब्द में लघु मात्रा हो या दीर्घ मात्रा हो, लेकिन जब वो दोनों मिलकर संधि युक्त पद बनाएंगे तो दीर्घ मात्रा ही बनेगी। इसके बाद आती है यण संधि। यण संधि में हम बात करते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इको यणची, यानी इक को यण होता है अच परे रहते, इको यणची, इक यण अची, इक को यण होता है अच परे रहते। तो यदि आप प्रत्याहारों के बारे में जानते हैं तो इसे बहुत आसानी से समझ गए होंगे, और अगर इसे आप नहीं समझे हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इक का क्या मतलब होता है। इक का मतलब है एक प्रत्याहार। महेश्वर आदि सूत्रों में ई से लेकर क तक के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं वो एक प्रत्याहार कहलाते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से वर्ण हैं? इसके अंदर जो वर्ण है वो हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, बड़ा री यानी द्विमात्रिक री, और री। री में हमेशा एक मात्रिक री ही आता है, लय में री की मात्रा, द्विमात्रिक नहीं आता। इसमें कहा गया ये तो एक प्रत्याहार हो गए। अब कहा है यणची, अच परे रहते, अच परे रहते यण होगा, यानी यण संधि होगी। तो अब इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो बहुत ही सरल हमको दिखाई देगी कि ई, उ, री और री, इनके सामने असमान स्वर आने पर, कोई सा भी असमान स्वर आएगा तो उनके स्थान पर य, व, र और ल हो जाएंगे। तो अब इसके उदाहरण हम देख लेते हैं किस तरह से इनमें परिवर्तन होगा। छोटी ई, बड़ी ई, इसके आगे कोई भी असमान स्वर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ये। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, अगर इसके आगे कोई असमान स्वर आता है तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा वे। री, रे बन जाएगा, और री में री की मात्रा हट जाएगी, वो ल बन जाएगा। अब उदाहरण देखते हैं। ई, बड़ी ई प्लस असमान स्वर, ये कैसे बनेगा ये देखते हैं। शब्द है यद्यपि। संधि विच्छेद करते हैं तो यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि। यदि में छोटी ई की मात्रा है और आगे असमान स्वर आ रहा है, यानी इस तरफ तो ई है, दूसरी तरफ ई नहीं है बल्कि अ है, समान स्वर नहीं है। तो यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि। इस पे छोटी ई की मात्रा जो थी वो य में परिवर्तित हो गई, तो ये शब्द बन गया यद्यपि। इसी प्रकार से इति प्लस आदि बराबर इत्यादि, प्रति प्लस एकम प्रत्येकम, नदी उदकम नद्युदकम, इति प्लस अधिक इत्यधिक अत्यधिक, नदी प्लस अस्ति नद्यस्ति, सुधि प्लस उपास्य सुध्युपास्य। अब ये ऊ वाले जो हैं वो बता रही हूं मैं आपको। सुधि प्लस उपास्य ये आपके ई वाले ही हैं, बड़ी ई की मात्रा वाले। सुधि में बड़ी ई की मात्रा है और प्लस आगे जो असमान स्वर आ रहा है वो है ऊ, तो सुधि प्लस उपास्य बराबर सुध्युपास्य। इसके बाद है लक्ष्मी प्लस आगच्छति लक्ष्म्यागच्छति, इसमें यह बन जाएगा। अब इसके बाद उदाहरण हम देखते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके सामने जब असमान स्वर आता है तो वो वह किस प्रकार बन जाता है। मधु प्लस अरि,
मधु में छोटे ऊ की मात्रा है, प्लस के बाद अरि में पहला जो वर्ण है वो है अ, तो मधु प्लस अरि मध्वरी, इसमें व बन गया, ऊ को व बन गया। दूसरा उदाहरण है अनु प्लस अयः, यानी अन्वय है। आगे उदाहरण हम देखते हैं वध्वागमः, इसका संधि विच्छेद होगा वधु प्लस आगमः बराबर वध्वागमः। साधु प्लस आदेशः साध्वादेशः। सु प्लस आगतम स्वागतम। चमु प्लस आगमनम चंबागमनम। अब री के उदाहरण हम देखते हैं। हमने अभी देखे ई के उदाहरण, ऊ के उदाहरण, अब हम देखेंगे री के उदाहरण। री के आगे जब असमान स्वर आता है तो री रे में परिवर्तित हो जाता है। धात्री प्लस अंश धात्रंश है, यानी री जो है वो रे में परिवर्तित हो जाएगा। धात्री प्लस अंश है धात्रंश है। अगला शब्द है मातृ प्लस आज्ञा। मातृ में री है प्लस आज्ञा है, आज्ञा में आ असमान स्वर है, यानी इस तरफ री है उस तरफ आ है, तो ये दोनों असमान स्वर हैं, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? मात्राज्ञा। री को रै हो जाएगा और ये शब्द बन जाएगा मात्राज्ञा। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश। इसके आगे पितृ आदेश है पित्रादेश है। मातृ आदेश है मात्रादेश है। अब हम देखेंगे री के उदाहरण। री, इसके आगे जब कोई भी असमान स्वर आएगा तो री के स्थान पर री की जो मात्रा लगी हुई है री में वो गायब हो जाएगी और वो सिर्फ ल रह जाएगा। तो इसका उदाहरण जो है, इसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। यहाँ पर दो उदाहरण है। री प्लस आकृति लाकृति शब्द बनेगा, यानी री की मात्रा गायब हो जाएगी। इसके साथ ही दूसरा उदाहरण है री प्लस आकार है। तो री में से री की मात्रा हटा दीजिए तो खाली ल रह जाता है, प्लस आकार है तो लाकार है शब्द बन जाता है। तो ये थी यण संधि। यण संधि में इक को यण होता है अच परे रहते, ये हमको याद रहना चाहिए। और इसमें इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा री, बड़ा री और री, ये आते हैं इक प्रत्याहार में। इसके आगे कोई सा भी असमान स्वर आ जाए तो इनको क्रम से य व र ले हो जाते हैं, यानी ई को तो य बन जाता है, ऊ को व बन जाता है, री का र रह जाता है और री का ल रह जाता है। ये है हमारी यण संधि। इसके बाद आती है गुण संधि। गुण संधि में आप देखिए एक सूत्र है आद गुण है, यानी ए आ के बाद अक आने पर दोनों वर्णों में पूर्वापर को गुण हो जाता है, यानी दोनों वर्णों में गुण हो जाता है। अब इसकी परिभाषा देखिए, यदि ए आ के बाद ई ऊ री री इनमें से कोई सा भी वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है। अब अगर सामान्य भाषा में मैं कहूं तो गुण संधि हम सामान्य तरह से समझने के लिए इतना हमें समझ लेना चाहिए कि गुण संधि, इसमें दोनों तरफ असमान वर्ण होते हैं और जब दोनों असमान वर्णों का मेल होता है तो एक तीसरा ही स्वर बनता है, यानी दो असमान स्वरों के मेल से एक तीसरा स्वर बनता है, उसे हम गुण संधि कहते हैं। ये समझने के लिए हम इसे कह सकते हैं, हालांकि ये इसकी परिभाषा नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि दो असमान स्वर मिलकर तीसरा स्वर बनाते हैं। और यहाँ पर भी यही बात बताई गई है कि आ के बाद यहाँ पर अ और आ है, और यहाँ इसके बाद जब दूसरे हम शब्द की बात कर रहे हैं उसके प्रथम वर्ण की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से स्वर आने चाहिए? ई ऊ री री, ये स्वर होने चाहिए, यानी असमान होने चाहिए। अब इन दोनों का जब मेल होगा तो इसमें
इन दोनों वर्णों के मेल के बाद क्या होगा, दोनों के स्थान पर एक तीसरा ही वर्ण आ जाएगा। ए, ओ, अर और अल, ये तीसरा वर्ण आ जाएगा। अब इसका हमको कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा उदाहरणों के माध्यम से। तो चलिए हम गुण संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं। गुण संधि का उदाहरण है अ आ प्लस ई। अ आ के आगे अगर ई और बड़ी ई की मात्रा आ जाए तो उसको क्या होगा, उसको ए हो जाएगा, वो ए बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, उदाहरण में देखते हैं। जैसे कि नागेंद्र, नाग प्लस इंद्र, नाग में अ स्वर है और इंद्र में ई स्वर है। नाग प्लस इंद्र बन गया नागेंद्र, यानी ए की मात्रा आ गई इसमें, तो दो असमान स्वर मिले और तीसरा स्वर बन गया। तो ये हो गई हमारी गुण संधि। इसके और उदाहरण हम देखते हैं। महा प्लस ईश्वर महेश्वर, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, उप प्लस इंद्र उपेंद्र, देव प्लस ईश देवेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस ईश महेश। तो ये तो हो गए अ आ के बाद ई और बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर ए स्वर हो जाता है। अब हम देखेंगे कि अ आ के बाद में उ और उ आए तो दोनों वर्णों के स्थान पर ओ हो जाता है। तो ये कैसे होता है, इसमें हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण है नरोत्तम, नर प्लस उत्तम बराबर नरोत्तम। नर में अ स्वर है और दूसरा जो वर्ण है उत्तम, उसमें पहला जो स्वर आ रहा है वो है उ। तो पहले में अ, दूसरे में उ, अ प्लस उ बराबर क्या बन गया, ओ, नरोत्तम। इसी प्रकार के और उदाहरण हैं। गंगा प्लस उदगम गंगोदकम, हित प्लस उपदेश हितोपदेश, महा प्लस उत्सव महोत्सव। इसके बाद उदाहरण हम देखते हैं री का। री को अर हो जाता है, तो इसके उदाहरण देखते हैं कि ए आ के बाद अगर री आ जाता है तो उसको अर कैसे हो जाता है, कुछ उदाहरणों से समझेंगे। शब्द है राजर्षि, राज प्लस ऋषि, राज में अ है और दूसरे शब्द में री है, अ प्लस री बराबर अर हो गए, तो ये शब्द बन गया राजर्षि। महा प्लस ऋषि महर्षि, कृष्ण प्लस रिद्धि कृष्णर्थी। अब इसके बाद हम देखेंगे री का उदाहरण। गुण संधि के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि वर्षा प्लस ऋतु वर्षर्तु, महा प्लस ऋषि महर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, एक ऊन एकोन, नर प्लस उत्तम नरोत्तम, ये हमने सबसे पहले पढ़ा था। और इसके बाद है सर्व प्लस उदय सर्वोदय। री के भी हैं, तब ऋकार है तवलकार है, उप ऋकारियति उपलकारियति, ये इसके उदाहरण हैं। तो इसके बाद हम समझेंगे वृद्धि संधि को। वृद्धि संधि बहुत ही सरल संधि है, जैसे कि वृद्धि नाम से ही है, वृद्धि रेची। इसमें बताया है कि अ वर्ण से परे ए आई ओ औ एच प्रत्याहार आने पर पूर्वापर को दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। यानी ए आई ओ औ को वृद्धि हो जाती है और बड़ा ए और बड़ा ओ बन जाते हैं, यानी आई और औ बन जाते हैं। तो ये कैसे बनते हैं? वृद्धि का मतलब ही है बढ़ोतरी। सामान्य अर्थों में हम जब सामान्य शब्दों में हम बात करते हैं तो यही अर्थ निकलता है कि वृद्धि का मतलब है बढ़ोतरी, यानी एक मात्रा का बढ़ जाना, यही वृद्धि है। और मात्रा कहाँ बढ़ती है? ए में मात्रा बढ़ती है तो आई बन जाता है, ओ में मात्रा बढ़ती है तो औ बन जाता है।
तो वृद्धि संधि में हमें ए आई ओ औ के अतिरिक्त किसी और स्वर की बात नहीं करनी है, मात्र ए को आई और ओ को औ, इतनी सी वृद्धि संधि है। अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। परिभाषा तो आप समझ ही गए। यदि ए आ से परे ए आई ओ औ इनमें से कोई भी वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः आई और औ हो जाता है। इसे समझने में हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि परिभाषा हमें आसानी से पचती नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से ए को आई और ओ को औ, बस इतनी सी वृद्धि संधि है। इसे आप समझ लें तो आप कभी भी इसको आप भूलेंगे नहीं। उदाहरण है कृष्ण एकत्वम। कृष्ण एकत्वम, कृष्ण में अ है, यहां पर एकत्वम में छोटा ए है, लेकिन ये छोटा ए आपके बड़ा आई बन जाएगा, ए को आई बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा कृष्णैकत्वम। अब है उपएधते, तो इसमें एक मात्रा और बढ़ जाएगी तो ये बन जाएगा उपेधते। अब है देव प्लस ऐश्वर्यम, तो ये भी बन जाएगा देवेश्वर्यम। इसमें आई की मात्रा है लेकिन ये आई की मात्रा ही रहेगी और ये दोनों शब्द आपस में जुड़ जाएंगे और देवेश्वर्यम शब्द बन जाएगा। फिर है महा प्लस ऐश्वर्यम महेश्वर्यम, तत्र प्लस एव तत्रैव, सदा प्लस एव सदैव और तथा प्लस एव तथैव। इसके अलावा और भी उदाहरण है उप प्लस एति उपैति, प्र प्लस एषः प्रेषः, अत्र प्लस एव अत्रैव, यथा प्लस एव यथैव, मत प्लस ऐक्य मतैक्य। अब हम और उदाहरण लेते हैं। आ प्लस ओ औ बराबर औ हो जाते हैं, तो इसके उदाहरण है गंगा प्लस औघै गंगोघै, महा प्लस ओघै महोघै, कृष्ण औत्कंठ्यम कृष्णोत्कंठ्यम, जल प्लस ओघै जलौघै, वन प्लस औषधि वनौषधि। हम औषधि कहते हैं, औषधि नहीं कहते, और जब हम इसको मिलाते हैं वन प्लस औषधि तो वनौषधि औ की मात्रा हो जाती है। महाऔषधि महौषधि, तव औदार्यम तवौदार्यम। अब आती है ये सामान्य संधि है जो हिंदी में भी इसी तरह की होती है, बस थोड़े से उदाहरण बदल जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अयादि संधि के बारे में। ये भी स्वर संधि ही है। इसमें सूत्र जो है वो है एचो अयवा याव, यानी एच ए आई ओ औ को क्रमशः आय अव आय आव आदेश होते हैं। ये है अयादि संधि। तो इसकी जो परिभाषा है वो है ए आई ओ औ के आगे कोई भी स्वर आने पर ए आई को आय आय और ओ औ को अव और आव आदेश हो जाते हैं। तो इसका जो उदाहरण है, उदाहरण की हम बात करते हैं। ए आई प्लस स्वर बराबर आय और आय आदेश। इसके उदाहरण हम देखते हैं। ने प्लस अनम नयनम, नय में एक ही मात्रा है, अनम, ने अनम यानी नयनम। हरे प्लस ए बराबर हर्ये, गे प्लस अकह गायकः, शे प्लस अनम शयनम, कवे प्लस ए कवये, नई प्लस अकह नायकः। तो ये तो हो गए आपके ए आई को आय और आय आदेश किस प्रकार से होते हैं। अब इसी का दूसरा पक्ष है कि ओ और औ को कैसे अव और आव आदेश होते हैं। ओ और औ के आगे कोई भी स्वर आए तो अव और आव आदेश होते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। पो प्लस अन पवन, पौ प्लस अकह पावकः, विष्णु प्लस ए विष्णवे, गो प्लस यम गव्यम। आगे के हम उदाहरण देखते हैं। ओ प्लस औ, आगे के हम उदाहरण देखते हैं। ओ औ प्लस स्वर कैसे अब और आव आदेश में परिवर्तित होते हैं। इसके उदाहरण हैं। पवन
पो प्लस अन पवन, पौ प्लस अकह पावकह, विष्णु प्लस ए विष्णवे, गो प्लस यम गाव्यम, भानो प्लस ए भानुवे, भो प्लस अति भवति, भो प्लस उकह भावुकह, नो प्लस यम नाव्यम, गो प्लस युति गव्युति और नो प्लस अम नावम। तो ये शब्द हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्व रूप संधि की। पूर्व रूप संधि में एंग पदांतादति, एंग पदांतादति, यदि पद के अंत में ए और ओ से परे ऋस्व ए हो तो उस अ को पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप यानी जहां पर अ आया हुआ होता है और हम वहां पर अ दिखाना नहीं चाहते हैं तो हम अ नहीं लिखते हैं बल्कि उसके स्थान पर एस का निशान लगा देते हैं। तो इसे हम पूर्व रूप संधि कहते हैं। इसकी पहचान यही है कि संधियुक्त पद में एस का निशान बना हुआ हो तो वो पूर्व रूप संधि होती है। परिभाषा की अगर हम बात करें तो पद के अंत में ए और ओ आए व उसके बाद ए आए तो अ के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है और ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह जिसे कहते हैं एस की आकृति एस चिन्ह लगा दिया जाता है। उदाहरण है ए ओ प्लस ए का हम उदाहरण दे रहे हैं। पूर्व रूप किस तरह से होगा? शब्द है हरे अव, हरे प्लस अव हरे अव, ये एस का निशान बन जाएगा। मैं ऊपर बॉक्स में आपको बता रही हूँ कि किस तरह से ये एस का निशान बन जाएगा, यहाँ परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से है वने अत्र, वनेत्र, ग्रामे अस्मिन्, ग्रामेस्मिन्, नगरे अत्र, नगरेत्र, प्रभो अत्र, प्रभोत्र। जिस प्रकार से अंग्रेजी में कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं उस प्रकार से इसमें भी अ साइलेंट हो जाता है। रामो अस्ति, रामोस्ति, वने अत्र, वनेत्र, वने अस्मिन्, वनेस्मिन्, साधो अत्र, साधो अत्र, लोको अयम, लोको अयम, क अत्र, को अत्र। साइलेंट ये वर्ण हो जाता है लेकिन हम फिर भी इसको एस की आकृति में अभिव्यक्त क्यों करते हैं, ये मन में प्रश्न उठता है। तो एस की आकृति में हम इसलिए इसको प्रदर्शित करते हैं क्योंकि जब हम शब्दों का संधि विच्छेद करते हैं तो कुछ शब्दों का संधि विच्छेद गलत हो जाता है। अगर हम इसको अ को नहीं बताएंगे कि इस शब्द में अ सम्मिलित है तो कुछ शब्दों का संधि विच्छेद गलत हो सकता है, इसलिए इसे पूर्व रूप के रूप में हमें इसे बताना पड़ता है। इसके बाद है पर रूप संधि, एंगी पर रूपम। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु हो जिसके प्रारंभ में ए और ओ स्वर आए तो उस उपसर्ग के अ को पर रूप हो जाता है। परिभाषा, यदि ए उपसर्ग के बाद ऐसी धातु आए जिसमें प्रारंभ में ए ओ हो तो अ के आगे वाले ए को ए या ओ में मिलकर इसमें उदाहरण हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से पर रूप होता है। ए और ओ को मिलकर पर रूप हो जाता है तो किस प्रकार से होता है देखते हैं। उदाहरण है ए प्लस ए बराबर ए, यानी पीछे वाला रूप हो जाता है। अ प्लस ओ बराबर ओ, यानी अ गायब हो गया, सिर्फ ओ रह गया। अ प्लस ए सिर्फ ए रह गया क्योंकि ए बाद में आया हुआ है। पर में, पर मानी पीछे वाला शब्द, पूर्व मानी पहले वाला, तो पर रूप हो जाता है यानी पीछे वाला रूप जो है वही रह जाता है। तो इसमें आप देखिए प्र प्लस एजते यानी प्रेजते, प्र प्लस एजते, प्रेजते, प्र प्लस एष्यति, प्रेष्यति, उप एष्यति, उपेष्यति, उप ओषति, उपोषति, प्र प्लस ओघीयते, प्रोघीयते।
अवओषति अवोषति, इस प्रकार के इसके उदाहरण होते हैं। इसके बाद हम एक प्रकृति भाव संधि की ओर बात करेंगे। तो यहाँ हमारी स्वर संधि समाप्त होगी और व्यंजन संधि की बात हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। इसके बाद संधि आती है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का मतलब क्या है? प्रकृति भाव का अर्थ है प्रकृति जैसा भाव, अर्थात जो जैसा है वैसा ही बना रहेगा, यही प्रकृति भाव संधि है। तो इसमें संधि होते हुए भी संधि का अभाव होता है, इसे हम प्रकृति भाव संधि कहते हैं। कुल मिलाकर आप मान लीजिए कि जो शब्द जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखा रहेगा, उसमें कोई संधि नहीं होगी, इसी को हम प्रकृति भाव कह देते हैं। परिभाषा है, संधि के नियमों के अनुसार कहीं कहीं पर संधि नहीं होती है। जो शब्द जैसा था वैसा ही बना रहता है, उसे प्रकृति भाव कहते हैं। अब इसमें कुछ उदाहरण हैं, हम देखते हैं। अमी प्लस ईशा, अमी ईशा, ऐसे कैसे शब्द रहेगा, जुड़ेगा नहीं आपस में। दो शब्द हैं अमी प्लस ईशा, जब हम लिखेंगे तो अमी अलग लिखेंगे और ईशा अलग लिखेंगे। ऊ प्लस हरी प्लस इमो, ये भी हरी और इमो अलग अलग लिखेंगे। लते प्लस एते, लते शब्द अलग लिखेंगे, एते शब्द अलग लिखेंगे। साधु एतो, दोनों शब्द अलग अलग लिखी जाएंगे। विष्णु इमौ, विष्णु इमौ। अहो ईशा, अहो ईशा। विष्णु इति, विष्णु इति। स्वर संधि के मुख्यतः 5 ही भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। ये हम सभी जानते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में इसके अलावा पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव में भी संधि होती है, संधि मानी जाती है। हालांकि पूर्व रूप संधि होती है, पर रूप संधि होती है, और प्रकृति भाव का मतलब होता है कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई संधि नहीं होगी, विकार उत्पन्न उसमें नहीं होता है। तो पूर्व रूप में अवग्रह चिन्ह के रूप में यथावत बना रहता है, पर रूप में वर्ण जुड़ जाते हैं, और प्रकृति भाव में यथावत वैसा की वैसा ही बना रहता है। तो कुल मिलाकर हम ये मान सकते हैं कि कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं जिसमें पूर्व रूप होता है, किसी में पर रूप होता है, और किसी में वैसा की वैसा जो वर्ण है वो बना रहता है। तो ये इनको हम संधियों में नहीं मानते हैं, बल्कि मुख्य संधियों में हम 5 संधियां ही मानते हैं, जो है दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। तो आप जितने भी इन स्वर संधियों के, इन 5 संधियों के उदाहरण जितने भी मिलते हैं, उन उदाहरणों को आप पढ़िए और पक्की तरह से इसे समझ लीजिए। परिभाषा हम शॉर्ट रूप में इसकी याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। अगर हम लंबी लंबी परिभाषाओं में जाएंगे तो इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि संधि युक्त पद का संधि विच्छेद कीजिए, या फिर संधि विच्छेद दिया हुआ है उसका आप संधि करके बताइए कि कौन सी संधि है। संधि आपको पहचाननी होती है, परिभाषा आपको दिमाग में जरूर रखनी पड़ेगी। सामान्य तौर पर सरल तरीके से जो परिभाषा आपको याद हो सकती है वो परिभाषा आप अपने दिमाग में रखिए। अगर कोई संधि हमें नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, तो कोई बात नहीं। जब कोई शब्द हमारे सामने आता है तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या इस शब्द में दीर्घ संधि है, क्योंकि दीर्घ संधि बहुत सरल है। क्या इसमें दीर्घ संधि है? नहीं है। अगर इसमें गुण संधि है, यानी 2 असमान स्वर मिलकर क्या तीसरा स्वर बना रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है, तो ये दीर्घ संधि भी नहीं है और ये गुण संधि भी नहीं है। इसके अलावा फिर आ जाती है वृद्धि संधि, जो सबसे सरल है। क्या इसमें ए को आई बना है या ओ को औ बना है? नहीं बना है, तो ये भी नहीं है। अब 2 संधियां रह जाती है, एक है यण संधि और एक है आपकी अयादि संधि। अगर अयादि संधि को आप नहीं समझ पा रहे हैं और यण संधि को आप समझते हैं, यानी य, व, र, ल किस तरह से स्वर के स्थान पर बन जाता है, ये आपके दिमाग में क्लियर है, तो आप तुरंत उस शब्द को पहचान जाएंगे कि भाई ये तो यण संधि है। और अगर वो यण संधि नहीं है, तो चारों में से यदि किसी संधि में वो फिट नहीं बैठ रहा है वो शब्द, इसका मतलब वो अयादि संधि है। तो इस प्रकार से आप, यदि कोई आपको एक संधि नहीं भी याद होती है, हालांकि कोशिश आप पूरी तरह से कीजिए कि आप सभी संधियों को अच्छी तरह से याद करें, लेकिन परीक्षा में यदि आपको कोई संधि अगर एक दिमाग में नहीं बैठ पा रही है और आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस तरह से आप एक टिप्स के आधार पर भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं और वो लगभग वो सही आंसर होगा आपका।
तो ये तो थी स्वर संधि के बारे में चर्चा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे व्यंजन संधि के बारे में चर्चा।